यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे सुनकर आप सभी के कान खड़े हो जाएंगे। इस लड़के को फांसी की सजा सुनाई जाती है। जब इसकी आखिरी इच्छा को पूछा जाता है तो यह लड़का बड़ी शातिर दिमाग से एक ऐसी आखिरी ख्वाहिश करता है जिसे जज साहब सुनकर बिल्कुल हिल जाते हैं। इसको इसकी आखिरी इच्छा पूरी करने की इजाजत मिल जाती है और इसकी आखिरी इच्छा यह होती है कि एक रात के लिए किसी भी लड़की से शादी करेगा और उसके साथ पूरी रात बिताएगा। और इस लड़के की इतनी उम्र भी नहीं होती, इसकी उम्र सिर्फ 18 साल की होती है। और इस कहानी में सवाल यह है कि इस लड़के से शादी करेगा कौन? जो कोई लड़की होगी वो सिर्फ एक रात की दुल्हन बनेगी और उसके अगले दिन वो लड़की विधवा हो जाएगी क्योंकि इसको फांसी की सजा दी जाएगी। तो इस सवाल के जवाब को जानने के लिए बने रहिए। मेरी पूरी कहानी में कैदी नंबर 685 बहुत कम उम्र लड़का था। उसकी उम्र 18 थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा असर रहता था। ना मैं उसे मासूम कह सकती थी, ना ही मक्कार। जब भी मैं उसे देखती तो मुझे लगता कि वो किसी गहरी सोच में पड़ा हुआ है। चेहरे पर एक अजीब सा असर था। मुझे उसके लिए सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि वो सजाए मौत का कैदी था। 18-19 साल की उम्र में वो यह दुनिया छोड़कर जा रहा था, जबकि उसके लिए दुनिया खुली ही नहीं थी। वो तो बहुत कम उम्र का लगता था। मेरा उससे पूछने को जी चाहता था कि तुम्हें किसकी वजह से किस जुर्म की सजा मिली है? दुनिया की इतनी बहारें छोड़कर तुम मौत के सफर पर निकल पड़े हो। मगर उसके चेहरे पर इतनी मायूसी होती कि मेरा उससे बात करने से भी दिल घबराता था। मेरा नाम कुसुम है। जेल में एक इंस्पेक्टर पद पर तैनात थी। पुलिस में काम करने वाले लोगों की तरह मेरा दिल भी सख्त था, मगर इस कैदी को देखकर मेरा दिल पिघल जाता और दिमाग सवालों से भर जाता था। मैं उससे बहुत सारी बातें पूछना चाहती थी, मगर जेल के अंदर ऐसा माहौल नहीं होता कि आप किसी कैदी से इस तरह खुलकर बात कर सकें। आज मुझे ऑर्डर मिला कि कैदी नंबर 685 की 2 दिन के बाद सजा है, यानी उसकी सजा का वक्त आ गया था। उसे उसके घर वालों से मिलवाया जाना था। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मैं आज पहली बार सजा मौत के कैदी को उसकी सजा सुनाने जा रही थी। मेरा दिल परेशान भी हो रहा था। मैंने सोचा था कि मैं इस कैदी से इसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछूंगी, क्योंकि मरने से पहले इंसान की आखिरी ख्वाहिश हमेशा पूछी जाती है। यह एक ही हक है जिसे मौत के कैदी को दिया जाता है, चाहे वो अपना पसंदीदा खाना खाना चाहे, पसंदीदा आदमी से मिलना चाहे, उसका कहना हमेशा पूरा किया जाता है। कैदी नंबर 685, जिसका नाम सूरज था, उससे भी उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जानी थी। मगर फिर उसके घर वाले उसे मिलने आए थे। मैंने देखा उसकी माँ उसके गले लगकर रो रही थी। बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि भगवान तुझे यह सजा नहीं होने देगा, तुझे इस सजा से बचा लेगा। मेरा दिल कहता है कि मेरा बेटा बेगुनाह है। मुझे उस औरत पर तरस आने लगा। माएँ भी कैसी बातें करती हैं। सजा मौत तो उसकी 2 दिन के बाद होना लिखी थी, भला उसे कौन रोक सकता था? असल में अगले दिन इतवार का था, इसलिए मुझे आज यह ऑर्डर मिला था कि मैं सूरज को उसके घर वालों से मिलवा दूं, ताकि फिर बाद में सजा पर काम किया जा सके। मेरा तो ख्याल था कि सूरज की आखिरी ख्वाहिश अपने घर वालों से मिलना ही होगी, तो वह उसके बाद कोई ख्वाहिश नहीं करेगा, बस सुकून से मर जाना पसंद करेगा। मगर मैं यह नहीं जानती थी कि उसकी ख्वाहिश इतनी अनोखी और निराली होगी। उसके घर वालों से मिलवाने के बाद उसे वापस से जेल में बंद कर दिया गया। अब उसके पास सिर्फ 48 घंटे रह गए थे। मैंने जरा हमदर्दी से उससे पूछा। पहली बार मैंने उससे बात की थी। सूरज, तुम्हारे मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश तो पूरी हो गई। कौन सी आखिरी ख्वाहिश? उसने उतना ही तीखा सवाल किया था। यही कि तुम अपने घर वालों से मिल लिए हो। अब तो तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही होगी। ऐसा तो नहीं है, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश जरूर है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। सूरज ने बड़े भरोसे से जवाब दिया था। क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? मुझसे वादा करो कि तुम लोग मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे। हाँ हाँ, पूरी करेंगे, जरूर करेंगे, तुम्हारा हक है। मैं उसकी कम उम्री का तरस खाकर बोली। तो फिर ठीक है, मुझे किसी बड़े अधिकारी के सामने पेश करो। मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार ऐसे नहीं करूंगा। बहुत खास है मेरी ख्वाहिश, और मैं जानता हूँ कि तुम किसी तक नहीं पहुँचाओगी यह बात। उसकी ऐसी बातें सुनकर मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन वो सजाए मौत का कैदी था। मैंने सोचा जाने दो, मैं जरा बस 2 दिन का ही तो मेहमान है, मुझे उसे दुश्मनी करके क्या मिल जाएगा। मैंने एसपी साहब के सामने सूरज को पेश कर दिया। बोला, बच्चे, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? आखिरी ख्वाहिश बता दो अपनी। मैं हैरान थी कि एसपी साहब इतनी नरमी से सजाए मौत के कैदी से कैसे पेश आ सकते थे, मगर शायद वो भी इसकी हकीकत को जानते होंगे कि उसका कसूर क्या है।
और उसे सजा क्यों मिली है? यहाँ पर ज्यादातर कैदी ऐसे ही थे जिनका कसूर छोटा और सजा बड़ी थी, जबकि बड़े बड़े गुनाह करने वाले खुलेआम घूम रहे थे। फिलहाल जब उसे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा कि एसपी साहब, मैं आखिरी बार जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूँ और एक दिन अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता हूँ। उसकी ख्वाहिश सुनकर हमारे तो जैसे मुंह को ताले लग गए। एसपी साहब ने अक्ल और होशियारी से काम लिया। देखो बच्चों, तुम्हारी शादी तो हम करवा दें, मगर तुमसे शादी करने के लिए मानेगा कौन? कमबख्त, तुम्हारे घर वाले अमीर तो है नहीं, तुम एक गरीब खानदान से संबंध रखते हो, क्यों एक मौका खराब कर रहे हो? कोई और चीज हो तो बता दो, खाना पीना, किसी से मिलना चाहो तो हम तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, क्योंकि तुम इस दुनिया से जा रहे हो। हमारे लिए दुख की बात है, मगर कानून सख्त है और कानून ऐसा ही है, सबके लिए बराबर है, चाहे कोई कम उम्र या मासूम हो या फिर ज्यादा उम्र का बदमाश, सबके लिए एक ही सजा है। मैं नहीं जानता कि तुम्हें यह सजा क्यों हुई है, तुम्हारा केस तो सबसे ज्यादा उलझा हुआ है, लेकिन सच यह है कि अब तुम सजा मौत के कैदी हो, तो बिना वजह तो नहीं हो, तुम्हें किसी वजह से तो यह सजा मिली है। अब तुम किसी ढंग की ख्वाहिश का इजहार करो तो हम पूरी भी कर देंगे, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ तुमसे कोई शादी के लिए राजी नहीं होगा, और फिर हम कैसे तुम्हारी शादी करवाएं? सूरज बड़े तसल्ली के साथ बोला, एसपी साहब, मैं कब से आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरी शादी करवा दो। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि मेरी शादी खुद ब खुद हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मेरे भी कान खड़े हो गए। मैं सोचने लगी कि कहीं यह जेल के किसी औरत से शादी करने का ना बोल दे। फिलहाल सूरज ने कहा कि आप मेरे घर के बाहर कॉलोनी में माइक में ऐलान करवा दो कि सूरज जो जेल में बंद है, जो एक दिन के लिए सजाए मौत से पहले उसकी दुल्हन बन सके, वो यहाँ जेल के अंदर आ जाए। अब यह बात थी तो बड़ी बेढंगी, मगर सूरज ने हमसे वादा लिया, अगर कोई औरत इसके बाद भी मुझे से शादी करने को तैयार हो तो आप रोकेंगे नहीं, और सुबह होने तक वो मेरे पास ही रहेगी। सूरज की अक्लमंदी ने हमें भी परेशान कर दिया था। उसकी हाजिर जवाबी ऐसी थी कि हम लोग परेशान हो गए। हमने कहा कि ठीक है, हम ऐलान तो करवा देंगे, मगर हमें इतना यकीन है कि तुमसे शादी करने कोई नहीं आएगा। कोई औरत अपना भविष्य क्यों बर्बाद करेगी? एक दिन के लिए क्यों दुल्हन बनेगी? अपने माँ बाप को क्यों रुसवा करेगी? खैर, सूरज ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, कहने लगा, बस आप ऐलान करवा दें, मेरी यही ख्वाहिश है। उसके बाद अगर कोई ना आया तो मैं कोई और ख्वाहिश नहीं करूंगा, फिर मुझे भले सजाए मौत दे दी जाए। हमने सूरज की ख्वाहिश पर काम करते हुए उसके घर के बाहर ऐलान करवा दिया। साथ में यह भी बताया कि वो सजा मौत का कैदी है। 2 दिन बाद उसे उसकी जुल्म की सजा में फांसी दे दी जाएगी और वो इस दुनिया से चला जाएगा। अगर कोई लड़की फिर भी उससे शादी करना चाहती है तो थाने में आ जाए, वहां से उसे जेल पहुंचा दिया जाएगा। हमें तो यह मजाक ही लगा था। हमने तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी, मगर ठीक 1 घंटे के बाद सिपाही अभय ने बताया कि जेल में एक औरत आई है जो दुल्हन के कपड़े में है और उसके साथ पंडित जी भी हैं। मुझे यह बात बड़ी हैरानी वाली लगी। मुझे लगा कि शायद यूं ही कह रहे होंगे, पर जब मैं और एसपी साहब बाहर गए तो यह देखकर हैरान रह गए थे कि सामने एक नौजवान लड़की, बड़ी मुश्किल 17 से 18 साल होगी, वो खड़ी थी और उसके साथ पंडित जी भी खड़े थे। पंडित जी को देखकर ऐसा लग रहा था उस लड़की की शादी करने का बेड़ा उन्होंने उठा लिया है। उनके पास कोर्ट का रजिस्टर भी था, जबकि लड़की खूब अच्छी तरह तैयार थी। लड़की का मेकअप और उसकी तैयारी देखकर लगता था कि यह सब तो इसने पहले से तैयार कर रखा है। अब मुझे सूरज पर शक होने लगा था कि उसने ऐसी ख्वाहिश का इजहार क्यों किया। एक दिन के लिए उसे अपनी दुल्हन मिलकर क्या मिलेगा? यह औरत कौन है? मैंने पंडित जी से पूछा तो वह कहने लगे, जी मुझे नहीं पता, यह मेरे पास आई थी। इसने इसी तरह दुल्हन का कपड़ा पहना हुआ था। बोले कि मुझे जेल लेकर चलो, मैं सूरज से शादी करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता किस लड़की के दिल में क्या आया है। मैंने तो इसे समझाया कि ऐसा ना करो, मगर यह समझने को तैयार नहीं है और यह लड़की कह रही है कि मुझे सूरज से ही शादी करनी है। मैं इसको बता चुका हूँ कि वो सजाए मौत का कैदी है, 2 दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी, मगर यह मानती नहीं, कहती है कि कोई बात नहीं, मैं एक ही दिन में सूरज के साथ तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैं सूरज से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। हमें नहीं पता था कि सूरज को कोई लड़की इतना चाहती है कि उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। बात बड़ी अजीब सी थी, लेकिन खैर, हमारा काम तो उसकी ख्वाहिश पूरी करनी थी। हमने किसी बात पर कोई एतराज नहीं किया। पंडित जी को बुलाया गया। सूरज को उसके सेल से बाहर ऑफिस में बिठा दिया गया। पंडित जी ने उन दोनों की शादी संपन्न करवाई।
सूरज ने कहा कि आप ख्वाहिश के मुताबिक और वादे के हिसाब से आप मेरी दुल्हन को मेरे सेल में भेजेंगे। मैं इसके साथ बातें करूंगा पूरा दिन। बस हम अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, फिर यह चली जाएगी। उसके बाद मुझे आप फांसी पर चढ़ा दे, कोई गम नहीं है। मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी। सूरज की बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। सच्ची मोहब्बत वाकई ऐसी होती है, मैंने यही दिल में सोचा था, मगर यह नहीं जानती थी कि इसके पीछे कितनी बड़ी कहानी होगी जो हमारे भी होशो हवास उड़ा कर रख देगी। एसपी साहब ने मुस्कुराते हुए मुझे इशारा किया कि तुम उस लड़की को सूरज के सेल में बंद कर दो। वहां तो कुछ भी नहीं है, बिस्तर भी नहीं है, ये बेचारी खुद ही तंग आकर थोड़ी देर में बाहर निकलने के लिए कहेगी। मैंने भी यही सोचा था। मैंने उस लड़की को सेल में ले गई। वहां तो बड़ी मुश्किल से दो लोगों के खड़े होने की जगह थी। मैंने उन दोनों को सेल में बंद कर दिया और फिर बाहर आ गई। मुझे लगा था कि थोड़ी देर के बाद वो लड़की तंग आ जाएगी, मगर मुझे हल्की हल्की सी आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ खोलने की कोशिश कर रहा है। शक हुआ कि शायद सेल का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मगर मैं तसल्ली में थी। मैं जानती थी कि सेल का दरवाजा खोलना इतनी आसान बात नहीं है। मेरी कोशिश यही थी कि सूरज अपनी आखिरी बातें अपनी माशूका से कर ले। मुझे उन दोनों में फिलहाल कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो वो बातें कर रहे थे ना ही मैंने सुनी, ना ही उन पर ध्यान दिया। मुझे तसल्ली करने के लिए बस एक ही बात काफी थी कि सेल पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था और उस ताले को कोई भी चाह कर भी नहीं खोल सकता था। काफी देर गुजर गई थी, मुझे नींद आने लगी। तभी मुझे उस सेल से थोड़ी सी चीखने की आवाज आई। मैं जल्दी वहां पहुंची तो वो लड़की जिसने सूरज के साथ शादी की थी, वो लड़की सेल में बैठी हुई थी। उसने कहा कि मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए, मैं सूरज के साथ एक मिनट नहीं रह सकती। मुझे लगा कि शायद सूरज उस लड़की के साथ कोई बदतमीजी की होगी। उसने कहा कि मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे घर जाना है। मैंने जल्दी जल्दी सेल का दरवाजा खोला, उस लड़की को आजाद किया और वापस ताला लगाकर सूरज को कैद करके वापस अपने कमरे में आ गई। मैं इस बात से बेखबर थी कि जब मैं सुबह उठूंगी तो एक तूफान होगा जो मेरे इंतजार में होगा। एसपी साहब ने मुझसे कहा कि वो सजाए मौत वाला कैदी 685 कहाँ है। मैंने कहा वो अपने सेल में होगा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वो बोले मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। मैंने दूसरे कांस्टेबल को भेजा था कि वो सूरज को लेकर आए। तुम जाकर सेल नंबर 685 में चेक करो कि वो कहाँ है, कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मैंने एसपी साहब को यह तो कह दिया था कि मैं जाकर देखती हूँ, पर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो मुझे सांस नहीं आ रही थी। अगर वो कैदी कहीं गुम हो गया या उसने मुझे चकमा दे दिया होगा तो मैं क्या करूंगी? फिर मैं वहां जल्दी जल्दी 685 वाले सेल में गई। वहां तो अंधेरा ही छाया हुआ था। मामूली हिसाब से मैं सूरज को आवाज दिया पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने टॉर्च जलाकर देखा तो एक मरियल सा आदमी था जो कि जेल के फर्श पर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत वाकई हो चुकी है। मैंने जल्दी से सेल को खोला, मगर जब मैंने उसे हाथ लगाया तो मेरी तो जान ही निकल गई। इतने में एसपी साहब भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने भी उस आदमी की तरफ देखा तो उनके भी होश उड़ गए थे। एसपी साहब मुझे डांटने लगे, तुम्हें इतनी अकल नहीं है, तुम्हें इतना एक्सपीरियंस हो गया है यहाँ काम करने का, मगर अभी तक तुम्हें लोगों की समझ नहीं आई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है। अब अगर किसी लापरवाही की वजह से मुझ पर सख्ती की गई तो उसका सारा हिसाब तुमसे लूंगा, उसकी जिम्मेदार तुम पर होगी। एसपी साहब मुझे बातें सुनाने लगे। मेरा दिल चाह रहा था कि सामने मौजूद लड़की को उठाकर पटक दूं। इतना बड़ा धोखा जो हमारे साथ हुआ था उसे किसी ने भी भुलाया नहीं जा सकता था। मैंने तो सोचा था कि यह लड़की जो दुल्हन बनकर सूरज के साथ मिलने आई है उसके मोहब्बत में पागल है, दीवानी है, मगर मैं यह नहीं जानती थी कि सूरज ने इसे हमें धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया है। वो खुद दुल्हन के कपड़े में निकलकर जेल से भाग गया था और हमारे सामने उस लड़की को छोड़ गया था। अब इस लड़की को सजाए मौत तो हम दे नहीं सकते थे, क्योंकि सजा मौत का कैदी जो होता है सजा तो उसे ही दी जाती है। अब इस लड़की का क्या कर सकते थे, जबकि यह लड़की मर्दाना कपड़ों में हमारे सामने बैठी थी। हमारे पूछने पर उसने कहा, आप लोगों ने सूरज के साथ अच्छा नहीं किया, वो सजा मौत का हकदार नहीं था। यह बात तो वक्त साबित करेगा। उस लड़की ने आंखों में आंखें डालकर मुझसे यह बात कही तो मुझे उस पर ज्यादा गुस्सा आने लगा, मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। एसपी साहब ने ऑर्डर दिया कि अब सूरज को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, वरना 2 दिन के बाद हम क्या जवाब देंगे। हमें उसे सजाए मौत देनी थी, फांसी के फंदे तक पहुंचाना था, और वो हमें चकमा देकर भाग गया।
बड़े अफसोस की बात है, मुझे तुम्हारी ड्यूटी मर्दों की जेल में लगानी ही नहीं चाहिए थी। औरत औरत ही होती है, वो मर्दों को नहीं समझ सकती। एसपी साहब मुझे खरी खोटी बातें सुना रहे थे। मेरा दिल था कि घबरा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे हो सकता है। मैंने एक आदमी पर भरोसा किया, एक लड़की पर तरस खाया, तरस खाकर उसकी शादी करवाई और उसने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। मगर अब हमारे पास सिर्फ एक ही चारा था कि हम उस लड़की के माँ बाप तक पहुंचे या फिर सूरज को ढूंढे। सूरज रात के अंधेरे में कहाँ गया था, हमें इस बात का बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि वो यहाँ से सुबह 4 बजे का निकला था। मगर मुझे उस लड़की पर हैरानी हो रही थी। अब मेरा सारा ध्यान उस लड़की के ऊपर था। आखिर क्यों वो लड़की सूरज की जगह बैठने पर राजी हो गई? कैसे उसने सूरज को अपना पति भी मान लिया? और कैसे उसने यह सोच लिया कि सूरज के हिस्से की फांसी उसे दे दी जाए? इतनी मोहब्बत किसी मुजरिम से तो नहीं की जा सकती थी। अगर सूरज इतना बुरा होता तो यह लड़की उसे इतनी मोहब्बत कैसे करती? मैंने उसके माँ बाप का पूछा तो उसने मुझे साफ साफ बता दिया कि वो संजय की बेटी है, साथ वाले गांव में रहता था। संजय को बुलाकर लाना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, मगर मैंने सोचा कि जब लड़की मेरे सामने है तो क्यों न मैं सारी बात इसी से पूछ लूं। तब उसने एक अजीब बात कही, बोली कि मैं सूरज भाई के बारे में एक एक बात आपको सच बताने के लिए तैयार हूँ। मैंने हैरानी से उसे देखा था। वो अपने पति को भाई कह रही थी। क्या कहा तुमने? सूरज भाई? क्या तुम उसे भाई समझती हो, या रिश्ते में वो तुम्हारा भाई लगता है, या तुम लोगों ने यह नाटक किया है? नहीं, वो रिश्ते में मेरा भाई नहीं लगता, मगर मेरे भाइयों जैसा ही है। मोहब्बत में उनसे जरूर करती हूँ, मगर मेरी मोहब्बत ऐसी नहीं थी कि मैं उसे भाई मानती। तो फिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुमने उससे शादी क्यों किया? क्या वजह है? क्या तुमने हम सबको चकमा देने के लिए और सूरज को यहाँ से भगाने के लिए ऐसा किया? यकीन मानिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कल शाम तक वापस आ जाएंगे। वो मुझे यहाँ कैसे देख सकते हैं? फिलहाल उन्होंने मुझसे शादी भी कर लिया है, मैं उनकी जिम्मेदारी हूँ। वो इस जिम्मेदारी को कभी भी छोड़कर बुजदिलों की तरह घबराएंगे नहीं। वो पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है। लड़की की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। फिर जो उसने मुझे कहानी सुनाई वो तो मुझे और ज्यादा परेशान कर गई थी। मैं मजबूर हो गई कि मैं अपना फैसला बदलूं और दोबारा से इस सारे मामले को जांच किया जाए। मेरा नाम भावना है। मेरी बड़ी बहन की मंगनी सूरज से हो चुकी थी। सूरज बचपन से ही बहुत बहादुर लड़का था। जिंदगी में शायद ही ऐसा कोई वक्त आया हो जब सूरज किसी से डरकर भागा हो। वो मेरे पापा के दोस्त का बेटा था, इसलिए मेरे माँ पापा उन पर बहुत भरोसा करते थे। फिर जब उन्होंने मेरी बड़ी दीदी की मंगनी भाई से करवा दी तो वो हमारे घर भी आने जाने लगे। मगर गांव का माहौल बड़ा अजीब होता है। एक रात सूरज जीजा दीदी से मिलने के लिए हमारे घर आए। उस दिन मम्मी भाभी घर पर नहीं थे। सूरज जीजू की मंगनी हो चुकी थी। फिलहाल उनका हमारे साथ एक रिश्ता बन गया था। हम दोनों बहनें घर पर थी, घर में और कोई नहीं था। वो पिछले दरवाजे से आए। मैं समझ गई थी कि दीदी से मिलने के लिए आए हैं। वो किचन में चाय बनाने लगी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि दरवाजे पर जोर जोर से किसी के आने की आहट हुई। मैं घबरा गई। मुझे लगा शायद मम्मी पापा आ गए हैं, मगर मैंने जाकर दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो कोई 3-4 आदमी खड़े थे। मेरी आंखों में डर के साए लहराने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे दरवाजे पर कभी ऐसे आदमी भी आएंगे। मुझे इस बात की तसल्ली तो थी कि सूरज जीजू हमारे साथ हैं, मगर ये आदमी गांव के बदमाश थे। मुझे उनको देखकर ही खून सा सूख गया था। मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि दरवाजा खोल दो, नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। मैंने उनसे बहुत ही विनती की कि हम घर में अकेली बहनें हैं, तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। तब उन्होंने माँ बहन की गालियां देते हुए कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे। तुम लोग इस गांव में खुलेआम इश्कबाजी चला रहे हो। हमें साफ पता है कि इस घर में और कौन कौन है। हमारे सामने तुम लोगों के घर में एक लड़का आया है। यह शोर सुनकर सूरज जीजू भी बाहर आ गए। उन्होंने घर का दरवाजा खोल दिया, मुझे अंदर जाने को कहा। मैं तो अंदर कमरे में चली गई, मगर सूरज जीजू उन लोगों से उलझ पड़े। उनमें से एक ने बहुत गलत बात की कि बोला कि अगर हमें पता होता कि यहाँ पर लड़कियां हैं और इस तरह की लड़कियां हैं तो हम भी 2-4 प्यार के फूल खिला लेते, पैसे भी अच्छे देंगे। यह बात सुनकर सूरज जीजू से रहा नहीं गया। उन लोगों ने इतनी गलत बात कह दी थी कि सूरज जीजू गुस्से से भर चुके थे। फिलहाल उनकी होने वाली पत्नी के बारे में इतनी गलत बातें करें किसी भी आदमी के सामने तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सूरज जीजू ने उस टाइम तो लोगों को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि एक तो वो बिल्कुल खाली हाथ थे और उन सभी बदमाशों के पास हथियार था
اور عقل مندی بھی یہی تھی کہ اس وقت ان کو چپ رہنا تھا کہ ہم بہنوں کے ہوتے ہوئے ان سے نہ لڑا جائے۔ انہوں نے انہیں سمجھا بجھا کر بھیج دیا، مگر اب تو یہ روز کا ایک تماشا سا بن گیا تھا۔ ہمارے گھر کے باہر 3-4 بدماش کھڑے رہتے تھے۔ جیسے ہی میری ممی پاپا ادھر ادھر ہوتے یہ لوگ ہمیں تنگ کرنے لگتے۔ ایک دن ایسا ایک قصہ ہوا جس نے ہماری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ میری دیدی اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ کھڑکی توڑ کر ایک بدماش کمرے میں گھس آیا۔ اسی وقت سورج جیجو بھی گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اس آدمی کو اندر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ان سے برداشت نہیں ہوا، بس پھر ایک ایسی لڑائی ہوئی جس میں نہ صرف میری بہن کی جان لے لی بلکہ سورج جیجو کے ہاتھ سے بھی ایک ایسا ظلم ہو گیا جس کی سزا انہیں سزائے موت کی صورت میں ملی۔ اگر ہم لوگ امیر ہوتے، ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت ہوتی تو یقیناً ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ کسی کے گھر پر حملہ کر کے اس کی عزت پر حملہ کرنے کے جواب میں کسی پر پھول تو نہیں برسائے جائیں گے۔ سورج جیجو نے بھی جو کیا وہ اپنی عزت اور اپنی مریادہ کو بچانے کے لیے کیا۔ ان پر کسی طرح کا کیس بنتا بھی نہیں ہے، مگر جب کہ گاؤں کے لوگ طاقتور ہیں تو انہوں نے سورج جیجو کے لیے زندگی نرک بنا دیا۔ پہلے وہ 6 مہینے ادھر ادھر چھپے رہے، مگر پھر آخرکار انہیں پکڑ کر جیل میں ڈلوا دیا گیا۔ اب اگر وہ یہاں سے نکلتے بھی ہیں تو بھی یہ لوگ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، جبکہ قصور ہمارا نہیں، قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ہمارے گھر پر بنا وجہ بری نظر رکھی، اور ہمیں ہمارے بن کیے گناہوں کی سزا دینا چاہیے۔ سورج جیجو کی ماں نے ان سے ملاقات کے بیچ انہیں یہ منصوبہ سمجھا دیا تھا۔ میری ماں نے انہیں قسم دے کر کہا تھا کہ میں اپنی دوسری بیٹی بھی تم پر قربان کر دوں گی، مگر تم کو سزا نہیں ہونے دوں گی۔ ہمارے خاندان کو جتنی ان کی ضرورت ہے اتنی اور کسی کو نہیں ہے۔ میں مر بھی جاؤں تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اب اس کیس کا کیا ہوگا، لیکن بس بھگوان کی مدد سے ان لوگوں کی بھی کسی بڑے تک پہنچتی۔ سورج جیجو اسی آدمی سے ملنے کے لیے شہر گئے ہوئے تھے۔ راتوں رات جا کر اپنا کیس اس کے سامنے رکھا۔ وہ بڑا ادھیکاری تھا اور اس نے ایک بڑا وکیل کیا۔ اچھے وکیل سے جان پہچان ہونا بھی انسان کو تھانے اور جیل کی سلاخوں سے بچا لیتا ہے، مگر یہ کیس تو کافی آگے جا چکا تھا۔ وکیل صاحب کی دھمکی اور ان کے وکالت نے ایس پی صاحب کو بھی گھائل کر لیا کہ سزائے موت سورج کے لیے نہیں بنتی تھی، اور نہ ہی سورج کی طرح سے کوئی اپیل دی گئی، نہ اسے صفائی کا موقع دیا گیا۔ کیس چلا، اس کے بعد سورج جیجو بری ہو گئے تھے، کیونکہ وہ بنا ہتھیار کے تھے۔ اس کے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے نام پر کوئی ہتھیار خریدا گیا تھا۔ بھگوان نے شاید ان کی محبت اور سچائی کی لاج رکھی، ورنہ اتنے بڑے کیس سے میں نے کبھی کسی کو بری ہوتے نہیں دیکھا۔ بھگوان ہم سب کے دلوں میں وہ سچائی جگا دے جس سے ہم کسی کا نقصان نہ پہنچائیں اور اپنے سچائی پر یوں ہی ثابت قدم رہیں۔ میری بھگوان سے یہی پرارتھنا ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ہم اپنی کل کی ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ مجھ پر سدا اپنا پیار اور اسنیہ بنائے رکھیں۔ سبھی کو میرا پیار بھرا نمسکار دوستوں۔